सनातन धर्म के उपनिषद में भारत के इतिहास और संस्कृति में मुंडका उपनिषद से लिया गया ये शब्द सत्यमेव जयते लिखा तो कई हजार साल पहले गया था, लेकिन इसका महत्व आज तक है क्योंकि ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, ये जो सत्यमेव जयते का शब्द है ये कभी मिटता नहीं। हाल ही में जो मालेगांव के कॉन्टेक्स्ट में पूरा का पूरा मामला सामने दोबारा से कोर्ट में आया और जिस प्रकार से कोर्ट ने उस मामले के तहत अपना जजमेंट भी सुनाया, आज मुंडका उपनिषद के इस लिखे हुए शब्द सत्यमेव जयते को कोर्ट ने दोबारा से प्रूव किया, क्योंकि ये जो षड्यंत्र रचा गया था इस षड्यंत्र का नाश हुआ। क्योंकि जो भी लोग षड्यंत्र रचते हैं उनका नाश भी होता है और वो विनाश भी करके ख़त्म कर दिए जाते हैं। 2001 में जब 9/11 की घटना हुई थी, उसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा था कि आप अपने घर के अंदर बनाए हुए आतंकवादी तंजीमों को बंद कीजिए। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम फैक्ट्री जिसका नाम लश्कर तैयबा था, वो फैक्ट्री उसने 1990 के दशक से चलाकर भारत को अलग अलग तरीके से ब्लीड किया था। लेकिन लश्कर तैयबा का अंत कभी भी लिखा नहीं जा रहा था क्योंकि पाकिस्तान उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। 9/11 के बाद जब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने दबाव डाला कि लश्कर तैयबा की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये एक तंजीम ही नहीं बल्कि ये अलकायदा से जुड़ा हुआ एक संगठन है, तो उस समय पाकिस्तान की सरकार ने एक निर्णय लिया कि लश्कर तैयबा का एक लो प्रोफाइल बनाया जाए। इस लश्कर तैयबा के लो प्रोफाइल को बनाने के लिए लश्कर तैयबा को पाकिस्तान पंजाब से उसकी जितनी भी जिहाद प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ जो उसने पाकिस्तान के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में बना रखी थी, उनको वहाँ पर सबको चुपचाप बंद करके लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज़ सईद को पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने मिलकर उठा के सीधा उसको कराची पाकिस्तान में ले आए। कराची पाकिस्तान में लाकर उसको दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़कर एक वहाँ पर गेम रचा गया कि कैसे लश्कर तैयबा दाऊद इब्राहिम अब मिलके कराची में रहकर कुछ समय, जब तक अमेरिका की देखरेख चल रही है, भारत में अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। 2002-2003 में ISI के अधिकारियों ने, पाकिस्तान की मिलिट्री के अधिकारियों ने, लश्कर तैयबा के चीफ और लश्कर तैयबा के बाकी कमांडर्स ने, दाऊद इब्राहिम ने मिलकर एक रणनीति 2004 तक तैयार करी जिसका नाम ISI की फाइल में लिखा गया कराची प्रोजेक्ट। इस फाइल में जो कराची प्रोजेक्ट में एक गेम बनाया गया वो बड़ा क्लियर गेम था। 2004 में गेम ये था कि दाऊद इब्राहिम के जितने भी नेटवर्क्स हैं जो भारत में जिनको वो चलाता आया है और चला रहा है, उन नेटवर्क्स का प्रयोग करके पहली बात तो भारत में घुसा जाए, भारत में घुसने के लिए लश्कर तैयबा का प्रयोग किया जाए और लश्कर तैयबा को जम्मू एंड कश्मीर से छोड़कर बाकी भारत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। तो कराची प्रोजेक्ट में एक जगह पर लश्कर तैयबा को एक नया एरिया ऑफ ऑपरेशन, इसके साथ साथ दाऊद इब्राहिम के साथ उसको जोड़कर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म का नेक्सस, ये दोनों बनाने की कोशिश की गई। इस गेम के तहत बड़ी सिंपल सी चीज़ थी, लश्कर तैयबा के लोग भारत में दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स के थ्रू भारत के अंदर जितने भी यूथ मुस्लिम लोग हैं उनको एकजुट करेगी। उनको एकजुट कर कर नेपाल के रूट से, सऊदी अरेबिया, दुबई के रूट से पाकिस्तान कराची में लाया जाएगा। लश्कर तैयबा कराची के बॉर्डर्स में और कराची के आसपास के इलाकों में छोटे छोटे कैंप बनाएगी। इन कैंप्स में लश्कर तैयबा के कमांडर्स भारत से आए हुए इन मुसलमान यूथ को ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग किस प्रकार की देंगे कि कैसे आप वापस जाकर लोकल अवेलेबल मटेरियल का प्रयोग करके लोकल लेवल पर छोटे छोटे ब्लास्ट भारत के अन्य शहरों में करना चालू करो। कराची प्रोजेक्ट की ये जो रणनीति थी, जब इसको 2004 के अंत तक फाइनली डिज़ाइन करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई, तो 2005 में जब कराची प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन देखा गया तो एग्जीक्यूशन कुछ इस नज़रिए से देखा कि पाकिस्तान की ISI की मदद से सबसे पहले तो भारत के अंदर 2005 में उन्होंने एक नया संगठन पैदा किया लश्कर तैयबा के सहमति से, दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स के सहमति से, और उस संगठन का नाम था इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन जो था उसका गेम बड़ा सिंपल था, भारत के मुसलमान होंगे, भारत के मुसलमानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको एकजुट करके जब पाकिस्तान लाकर ट्रेनिंग देकर वापस भेजेंगे, तो वापस जाने के बाद जब वो लोकल लेवल पर अटैक करेंगे और लोकल लेवल पर
भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के शहरों में बम ब्लास्ट करेंगे तो उससे एक नैरेटिव पाकिस्तान ये पैदा करेगी कि देखो ये तो भारत के लोग भारत के अंदर ही भारत की सरकार से, भारत की डेमोक्रेसी से इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ये भारत को अंदर से ही कमज़ोर कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक नैरेटिव ये भी चलाना था कि जिहाद सिर्फ हम नहीं करते, जिहाद तो भारत के लोग खुद भी करते हैं। काउंटर बैलेंसिंग का गेम था। इंडियन मुजाहिदीन इस कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से कंसेप्चुअलाइज की गई थी। लेकिन किसी भी तरीके से इंडियन मुजाहिदीन जो है वो रेडार में ना आए, वो छुपे छुपे काम करे, इसके लिए कराची प्रोजेक्ट में एक और रणनीति तैयार हुई थी। रणनीति ये थी कि भारत में 1977 में एक संगठन बना था जिसका नाम था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिम्मी। कहने को ये एक ऐसा मुसलमानों का संगठन था जो मुसलमानों के विकास के लिए बना था। कहने को ये एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य था कि वो मुसलमानों के इश्यूज़ को लेकर एड्रेस कर उनके चैलेंजेस को रिजॉल्व करे। लेकिन 2001 आते आते ये संगठन कुछ इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो चुका था, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ तो पूरे भारतवर्ष में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिम्मी के लोगों ने अलग अलग जगहों पर रैली निकालकर ओसामा बिन लादेन को प्रेज़ किया, उसकी फ़ोटोग्राफ के ऊपर हार चढ़ाकर उसको हीरो बनाया। इस कॉन्टेक्स्ट में 2001 में भारत की सरकार ने टेररिज्म के लॉज के तहत उस समय स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया था। 2001 से सिम्मी का सारा काडर अंडरग्राउंड ऑपरेट कर रहा था, इलीगली बैंड अंडरग्राउंड तरीके से ऑपरेट कर रहा था क्योंकि ओवरग्राउंड एक्टिविटीज़ करने की परमिशन नहीं थी। एक रेडिकल मास बेस ऑलरेडी अवेलेबल था। दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क्स के थ्रू सिर्फ इस रेडिकल मास बेस को रीच आउट करना था। रीच आउट करके बस इनको उजागर करना था कि आप जुड़ना शुरू कीजिए, आगे हम देखेंगे। पर समस्या ये थी जो कराची प्रोजेक्ट में हल की गई कि क्योंकि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिम्मी ऑलरेडी बैंड है तो उसको एक नया रूप देने की आवश्यकता है। इस रीज़न से पाकिस्तान के कराची प्रोजेक्ट में एक और प्लान बनाया गया कि एक जगह पर इंडियन मुजाहिदीन होगा जिसमें इंडियन मुसलमान लोग होंगे जो इंडिया के अंदर ही अटैक करेंगे। दूसरी जगह पर सिम्मी के लोगों को एक्टिवेट किया जाए, सिम्मी के नाम पर नहीं। और 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन हुआ। एक ऐसा नया फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसमें पीएफआई में सारे एक्स सिम्मी के लोग आके जुड़ गए। और सिम्मी के लोग जब आके पीएफआई में जुड़ गए तो पीएफआई को बोला गया कि अब आप ओवरग्राउंड ऑपरेट कीजिए, आप एक पॉलिटिकल रेडिकल आउटफिट के तरीके से ऑपरेट कीजिए, आप वही काम कीजिए जो 1977 में सिम्मी कर रही थी। और पीएफआई के थ्रू लोगों को एकजुट करके इंडियन मुजाहिदीन में भेजना मुश्किल नहीं था। तो पीएफआई के लिए एक काम सीधा था। आईएसआई की कराची प्रोजेक्ट में पीएफआई जिस तरीके से कंसेप्चुअलाइज किया गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो सिम्मी जो एक्स काडर थे वो सारे जब उसमें जुड़ गए तो उस समय से ये हुआ कि जितना भी ये पीएफआई था ये इंडियन मुजाहिदीन का एक फीडर ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब इस इंडियन मुजाहिदीन का फीडर बनने से एक चीज़ तो तय हो गई कि एक इंडियन मुजाहिदीन है जो भारत में गतिविधियां करेगा, आतंकवादी हरकतें करेगा, अलग अलग शहरों में आग लगाएगा। और दूसरी जगह पर हमारे पास पीएफआई था जिसमें सिम्मी का रेडिकल कैडर ओवरग्राउंड एक्टिविटीज़ करेगा और सिम्मी का रेडिकल कैडर जब पीएफआई से जुड़ेगा, पीएफआई जब ओवरग्राउंड एक्टिविटी करेगा तो पीएफआई बच्चे को इकट्ठे करके, लोगों को इकट्ठे करके, लड़कों को इकट्ठे करके पाकिस्तान के कराची प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन में ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भी भेजेगा। 2004 में कराची प्रोजेक्ट का डिज़ाइन होना, 2005 में कराची प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूट होना, एग्जीक्यूशन में सबसे पहले इंडियन मुजाहिदीन बनना, उसके अगले साल 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनना, सिम्मी को पूरा का पूरा रिवाइव करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में डालना और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग और सिम्मी के लोगों का मिलकर इंडियन मुजाहिदीन में एक फीडर बनना, ये गेम चालू हो गया था। इस गेम का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? 2006 में मुंबई में ब्लास्ट हुए, 2006 में मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, 2007 में और जगहों पर ब्लास्ट हुए। लेकिन ब्यूटी देखिए आप कि 2006, 2007, 2008 इंडियन मुजाहिदीन सिम्मी के लोग ब्लास्ट कर रहे थे। इंडियन मुजाहिदीन के लड़के वहाँ से शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स लेकर आकर यहाँ पर ब्लास्ट कर रहे थे। अब मालेगांव ब्लास्ट हो, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो, जर्मन बेकरी ब्लास्ट हो, अजमेर शरीफ ब्लास्ट हो, इन सारे के सारे ब्लास्ट्स में क्या हुआ इवेंचुअली कि पहली बात सारे के सारे इंडियन मुजाहिदीन के लोग इन्वॉल्व थे। गेम बड़ा स्पष्ट और क्लियर था कि इस्लामिक जिहाद इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाए कि वो सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है, भारत में भी हो रही है और भारत के लोग खुद कर रहे हैं।
दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि 2006 में मालेगांव में एक ब्लास्ट हुआ, 2008 में उसी मालेगांव में एक और ब्लास्ट हुआ। 2006 में जब मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, जब उसके तार इंडियन मुजाहिदीन और सिम्मी से जुड़े थे, उस समय भारत की मिलिट्री ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक जाबाज ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को डिप्यूट करके मिलिट्री इंटेलिजेंस के बिहाफ पर भारत के मध्य इलाकों में, सेंट्रल इंडिया में खास करके भेजा, और उनको क्लियर कट ऑब्जेक्टिव दिया गया कि आप कोवर्ट ऑपरेशंस के तहत, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन को लश्कर तैयबा का सपोर्ट है, आप इस लश्कर तैयबा के सपोर्ट को लेकर पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। श्रीकांत पुरोहित, जो कि आर्मी के डेकोरेटेड लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जब वो इस पर्टिकुलर असाइनमेंट पे आए, उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट करना चालू करा, इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को जानना, पहचानना, और साथ ही में इस पूरे रैकेट को कि किस तरीके से हवाला से पैसा आ रहा है, किस तरीके से ये लोगों को दुबई भेजा जा रहा है, नेपाल भेजा जा रहा है, वहाँ से ये लश्कर की ट्रेनिंग लेकर किसी तरीके से वापस आ रहे हैं और वापस आकर ये गतिविधियाँ कर रहे हैं। जब ये अधिकारी वहाँ पर इन चीज़ों में इन्वॉल्व था, इन चीज़ों के ऊपर एक डीप लेवल की रिसर्च करके मिलिट्री इंटेलिजेंस के बिहाफ पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था, उसी समय जब 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ, वही शहर में जहाँ पर 2006 में भी एक ब्लास्ट हुआ था, तो गेम 2008 के बाद बदलने लगा। गेम इसलिए बदलने लगा क्योंकि 2008 में जब ये मालेगांव ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट में एक मोटरसाइकिल पाई गई, और सबसे बड़ी बात है कि वो मोटरसाइकिल का चेसिस, खैर मोटरसाइकिल तो तबाह हो गई थी पर उसका चेसिस इंटैक्ट था। अब ब्यूटी ये थी कि ये मोटरसाइकिल का जो चेसिस था, ये किसी व्यक्ति के नाम पर था। वो व्यक्ति ने आज से कुछ अलग अलग प्रकार की सेल्स के थ्रू एक व्यक्ति से वो मोटरसाइकिल खरीदी थी। जिस व्यक्ति से उसने वो मोटरसाइकिल कुछ सेल्स पहले खरीदी थी, वो मोटरसाइकिल भाई था साध्वी प्रज्ञा का। अब उस समय की सरकार को, क्योंकि आरएसएस से नफरत थी, उस समय की सरकार को सावरकर से नफरत थी, भाजपा से नफरत थी, तो इस नफरत की राजनीति को भुनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका मिल गया कि यहाँ पर एक ऐसी बाइक है जो एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है, जिसकी अगर पुरानी रजिस्ट्रेशंस को निकालो तो पुराने सेल्स को ट्रेस करते हुए वो बाइक निकलती है एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी बहन है साध्वी प्रज्ञा। और यहाँ से वो षड्यंत्र चालू हुआ कि साध्वी प्रज्ञा को इम्प्लीकेट किया जाए और बोला जाए कि साध्वी प्रज्ञा पहली बात तो मालेगांव ब्लास्ट में इन्वॉल्व थी, इस चेसिस के बेसिस पे, जो कि लॉजिकली नहीं था, जो कि कोर्ट में आकर इवेंचुअली वो स्ट्राइक डाउन होना ही था, जो इवेंचुअली अभी हुआ। लेकिन ये षड्यंत्र के तहत सबसे पहले तो साध्वी प्रज्ञा को पकड़ा गया। साध्वी प्रज्ञा को पकड़ने के बाद जब उस समय के कुछ पुलिस अधिकारियों को ये बात मालूम चली जो इस पूरे षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे और इसकी इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात करते हुए ये गेम रच रहे थे, तब उनको मालूम चला कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का ये अधिकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के बिहाफ पर लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित इंडियन मुजाहिदीन में इन्वॉल्व है। और उस समय एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को इसको लेके बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि 2006 से लेकर 2008 आ गया, 2 साल से लगातार भारत में अन्य शहरों में ब्लास्ट हो रहे हैं, हर ब्लास्ट में मुसलमान ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इससे हमारा सेकुलर वोट बैंक अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हर बार मुसलमान ही क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। उनको समस्या इस बात से थी कि बार बार इन्हीं लोगों का नाम क्यों आ रहा है। और यहाँ पर जब ये साध्वी प्रज्ञा को देखा गया, यहाँ पर जब श्रीकांत पुरोहित को इन लोगों के पीछे जाते हुए देखा गया, तो यहाँ पर तार जोड़कर इन लोगों को साथ लाया गया। इसी तरीके से ये षड्यंत्र रचा गया कि ये लोग सारे मिले हुए हैं, ये लोग भारत में फैला रहे हैं भगवा आतंक। और तब कंसेप्चुअलाइज की गई एक थ्योरी कि भारत में भगवा आतंक है। कुछ नेताओं ने सिलेक्टिव मीडिया लीक्स करने चालू कर दिए, कुछ नेताओं ने इन इंसिडेंट्स को एट्रीब्यूट करना चालू कर दिया, कुछ तो किताबों के इनॉग्रेशन के दौरान फोटो तक खिंचवाने लग गए कि ऐसी किताबें भी लिखी गई, भगवा आतंक, आरएसएस की साजिश। किताब को एक बार गूगल पे ज़रूर देख लीजिएगा, 1 मिनट वीडियो पॉज करके, भगवा आतंक आरएसएस की साजिश और कौन से नेता इन्वॉल्व हैं, सारी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। जब ये थ्योरी भुनाई गई कि भारत में भगवा आतंक है,
उस समय ये पूरा का पूरा नरेटिव फ्लिपिंग चालू हुआ 2008 से। और नरेटिव फ्लिपिंग में जितने भी ये पुराने ब्लास्ट थे जो 2006 से हो रहे थे, वो चाहे मालेगांव का ब्लास्ट हो, वो चाहे फॉर दैट मैटर समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हो, वो चाहे फॉर दैट मैटर अजमेर शरीफ, मक्का मस्जिद, जितने भी ब्लास्ट हों, जो सारे के सारे अभी तक तहकीकात के दौरान बताए जा रहे थे कि ये सारे इंडियन मुजाहिदीन के थ्रू इन्वॉल्व हैं, इमीडिएटली उन सारों को भगवा आतंक से जोड़ दिया गया। सारों को भगवा आतंक से जोड़ दिया गया। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसने उठाया? पाकिस्तान ने। उसको बने बनाए प्लेटर पे एक नई थ्योरी मिल गई। उस समय 2008 में पाकिस्तान के कुछ प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में जाकर इस चीज़ को बोलने लग गए कि देखो, जिहाद की प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, जिहाद की प्रॉब्लम और वायलेंस की प्रॉब्लम तो दोनों तरफ है। वो जाकर ये बात को पूरे वर्ल्ड में फैलाने लग गए कि रेडिकलिज्म सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, रेडिकलिज्म तो इंडिया में भी है। एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी जो बनाई गई इस सैफरन आइडियोलॉजी को क्रश करने के लिए, इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो ये तार जोड़े गए, जिस तारों से पकड़कर कुछ लोगों को फोर्सेबली इम्प्लीकेट किया गया, ये लोग तो इस हद तक जाना चाह रहे थे कि अगर जो 2008 का मुंबई अटैक 26/11 था, अगर इन लोगों की चलती तो ये लोग तो ये तक प्लान बना कर बैठे थे कि 26/11 को भी भगवा आतंक डिक्लेयर कर दिया जाए। ये मैं नहीं बोल रहा। अगर आप इस पॉइंट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो इसी मोमेंट पर वीडियो को पॉज करके मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर आईपीएस राकेश मारिया को जाकर गूगल पे सर्च कर लीजिए। और आईपीएस राकेश मारिया ने एक 600 पन्ने की इतनी बड़ी किताब लिखी है जिसका नाम है लेट मी से इट नाउ। उसको खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि उस किताब में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि जब अजमल कसाब भारत आया था, अजमल कसाब के हाथ में कलावा बांधा हुआ था, अजमल कसाब के जेब में एक हिंदू नाम का एक आइडेंटिटी कार्ड रखा हुआ था कि वो व्यक्ति बेंगलोर से है। और अगर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा नहीं जाता, अगर अजमल कसाब को माननीय तुकाराम ओम्बले जी, जो मुंबई पुलिस के एक जाबाज अधिकारी थे, जिस मराठी ने अपने सीने में गोलियां खाकर इस नापाक अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, अगर ये नहीं होता और अगर बाकी आतंकियों की तरह 26/11 के अटैक में अगर अजमल कसाब भी मारा जाता, तो अजमल कसाब के हाथ में बंधा हुआ लाल धागा, उसके जेब में अनुज चौधरी नाम का जो आइडेंटिटी कार्ड था, मैं नाम भी बता रहा हूं अनुज चौधरी, आप वेरीफाई कर लीजिए उसको जाकर, इस अनुज चौधरी के नाम से 26/11 को भी बोल दिया जाता कि देखिए भारत में भगवा आतंक है, ये भगवा लोग जो आतंकी हरकतें कर रहे हैं ये 26/11 जैसा इंसिडेंट तक कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस षड्यंत्र के डीप पॉइंट्स? आप समझ रहे हैं कि जो ये फाइनली मालेगांव ब्लास्ट के इस फेक नरेटिव में श्रीकांत पुरोहित से लेकर बाकी अन्य लोग जितने भी जुड़े हुए थे, इनको किस तरीके से जब फॉल्सली इम्प्लीकेट करके इसको 26/11 के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, इस नरेटिव का खमियाजा सोचिए। मोहब्बत की दुकान चलाने लगे हैं जेब में और दिल में नफरत रख के। इस प्रकार की नफरत की आपसे एक टॉलरेट नहीं होता अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट, कि उसको बदनाम करने के लिए आप पूरे सनातन धर्म और एक एक भारत के सनातनी को बदनाम करोगे, आप सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे। सर, ये सनातन धर्म पिछले 3000 साल तक रेजिलियंट था, रेजिलियंट है, रेजिलियंट रहेगा। 3000 साल से कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, इस भारतवर्ष में तो छोड़िए सर, इस संसार में, जो एक सनातन धर्म के व्यक्ति का एक बाल भी बांका कर दे। जब 3000 साल से ये सनातन धर्म को आज तक कोई टच नहीं कर पाया, तो तुम जैसे लोगों की क्या हैसियत है। लेकिन मैंने आपको जैसा वीडियो की शुरुआत में बोला था कि जीत हमेशा सत्य की होती है, क्योंकि मुंडका उपनिषद में लिखा था ना, सत्यमेव जयते। वो कई हजार साल पहले वो लिखी हुई चीज आज तक चलती आ रही है, क्योंकि ये जो षड्यंत्र में लोगों को फंसाया गया, कुछ अधिकारियों के तहत ये खेल खेला गया, कुछ गंदे गिरे हुए घिनौने नेताओं के तहत जब ये खेल खेला गया,
आज उस सारे के सारे खेल का पर्दाफाश ये हाल ही में दिए गए वर्डिक्ट में हुआ है।